हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मेडफ्लिक्स। जनरल फार्माकोलॉजी में हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, जिसकी तीसरी और फाइनल वीडियो है। तो आज हम नॉन इंजेक्टेबल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। नॉन इंजेक्टेबल रूट्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हमने मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक होता है लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट में भी दो कैटेगरीज होती, एंटेरल रूट और पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल भी दो टाइप के होते हैं, इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल। तो इसमें से लोकल रूट, एंट्रल रूट और इंजेक्टेबल रूट, ये तीनों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और अगर आपने इसके पहले की दो वीडियोस नहीं देखी तो आप ज़रूर वो जाकर देखिए। मैंने बहुत डिटेल में लोकल, एंट्रल और इंजेक्टेबल रूट्स को पढ़ाया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नॉन इंजेक्टेबल रूट्स। नॉन इंजेक्टेबल रूट्स तो ये भी तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसडर्मल रूट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है इनहेलेशनल रूट और फिर लास्ट है नेज़ल रूट। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसडर्मल रूट से। ट्रांसडर्मल रूट को ही हम क्यूटेनियस रूट भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, हमारी स्किन पे ड्रग का पैच लगा देते हैं, जिसके थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होता है डर्मल ब्लड वेसल्स में। डर्मल ब्लड वेसल्स से ब्लड में जाता है, ब्लड से ड्रग जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से बॉडी में चला जाता है। तो देखो यहाँ पे भी वही लिखा है कि ड्रग इज़ एब्जॉर्ब थ्रू स्किन इनटू डर्मल ब्लड वेसल्स फ्रॉम अ पैच अप्लाइड ऑन द स्किन। और इसमें क्या होता है, ड्रग की जो डिलीवरी होती है वो कांस्टेंट रेट से होती है इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाया स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, ये स्किन की लेयर है। इसका मतलब है जो ड्रग है ना वो कांस्टेंट रेट से डिलीवर होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप पैच को कहाँ पे लगा रहे हो। मतलब आप पैच को कहाँ पे भी लगा दो, वो एक सेम रेट से ही ड्रग को डिलीवर करेगा। और जो इसका डोज होता है ना ट्रांसडर्मल रूट में, वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ पैच पे, मतलब पैच के एरिया पे डिपेंड करता है, ना कि पैच की थिकनेस पे। इसीलिए आप कभी भी देखोगे कि इसका डोज इस तरह से लिखा होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, इस फॉर्म में इसका डोज लिखा होता है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है और लीस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो वहीं पे होगा ना जहाँ पे स्किन थीन होंगी और मैक्सिमम ब्लड वेसल्स होंगे। तो कहाँ पे होंगे, सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, पोस्ट ऑरिकुलर एरिया, मतलब हमारे कान के पीछे, ईयर के पीछे मैस्टॉइड बोन होती है ना, वहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद स्क्रोटम, स्क्रोटम के बाद हेड एंड नेक पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और लीस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, लीस्ट एब्जॉर्प्शन वहीं पे होगा जहाँ स्किन थिक होंगी। और स्किन थिक कहाँ पे होती है, पाम एंड सोल्स में। अब ये जो पैच होता है तो इसके कितने लेयर्स होते हैं, इसके कुछ लेयर्स होते हैं। तो इसके 5 लेयर्स होते हैं। सबसे पहली होती है बैकिंग फिल्म, उसके बाद होता है ड्रग रिजर्व जिसमें ड्रग स्टोर रहता है। फिर उसके बाद रेट कंट्रोलिंग माइक्रोस्पोर मेम्ब्रेन होती है। फिर अडेजिव लेयर होती है चिपकाने के लिए स्किन पे। और फिर आउटर लेयर होती है जिसको हम चिपकाने से पहले पील ऑफ कर देते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। तो ये ट्रांसडर्मल पैच कुछ इस तरह का दिखता है।
सबसे पहले बैकिंग लेयर, फिर उसके बाद ड्रग रिजर्वायर, फिर रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, उसके नीचे एडेसिव लेयर और लास्ट में होती है आउटर लेयर। तो सपोज ये मेरा हाथ है, तो उसके ऊपर ये पैच कुछ इस तरह से चिपका हुआ रहता है। अगर आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करना है तो आप ये वाली डायग्राम ड्रॉ करके आ जाना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब कॉमन साइट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक, बटॉक और मैस्टॉइड रीजन में इसको हम अप्लाई करते हैं। और माइक्रोपोर मेम्ब्रेन इज सच दैट रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी टू स्किन सरफेस इज लेस दैन स्लोएस्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्किन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो स्किन है उससे अगर कोई हम उस पर ड्रग अप्लाई करते हैं, पैच लगाते हैं ड्रग, तो उसका जो स्लोएस्ट रेट है स्किन का एब्जॉर्प्शन का ड्रग के, उससे भी अगर कोई स्किन पे हमने कोई ड्रग लगाया तो जो ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है स्किन से के थ्रू, तो उसका जो स्लोवेस्ट रेट है उससे भी स्लो ये पैच ड्रग को डिलीवर करता है। आपको समझ आया कि अगर स्किन का जो स्लोवेस्ट रेट है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, उससे भी स्लो ये पैच ड्रग को डिलीवर करता है। इस तरह से ये माइक्रोपोर मेम्ब्रेन होती है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला निकोटीन पैच। निकोटीन पैच हम स्मोकिंग सीजेशन में यूज़ करते हैं। तो स्मोकिंग सीजेशन में क्या होता है, पेशेंट को क्रेविंग्स होते हैं। जो स्मोकिंग वाला पेशेंट होता है ना, जिसको एडिक्शन होता है स्मोकिंग का, उसको क्रेविंग्स होते हैं निकोटीन के, इसलिए हम निकोटीन का उसको पैच लगा देते हैं। अब ये निकोटीन का पैच करेगा क्या करेगा, ये ड्रग डिलीवर करेगा बहुत स्मॉल अमाउंट में, कंटिन्यूसली ड्रग डिलीवर करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्रेविंग्स नहीं होंगे, और क्रेविंग्स नहीं होंगे तो वो स्मोकिंग नहीं करेगा। फिर नाइट्रेट पैच, इसको हम क्रोनिक एंजाइना में यूज़ करते हैं। तो एक आप बात याद रखना, जो एक्यूट एंजाइना है उसमें हम सबलिंगुअल नाइट्रेट देते हैं। एक्यूट एंजाइना में हम सबलिंगुअल नाइट्रेट देते हैं। वहीं पे क्रोनिक एंजाइना में हम निकोटीन का पैच देते हैं। तो निकोटीन एक कांस्टेंट रेट से धीरे धीरे डिलीवर होते रहता है स्किन में। फिर स्कोपोलामीन, इसी को हम हायोसिन भी कहते हैं। इसको हम मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं। मोशन सिकनेस मतलब जब भी हम कार या बस में बैठते हैं तो हमें नॉजिया और वोमिटिंग होने लगता है, तो उसको मोशन सिकनेस बोलते हैं। उसके ट्रीटमेंट में हम स्कोपोलामीन के पैच को देते हैं। फिर सिलेजिलिन, इसको हम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में देते हैं। एक्चुअल में एक ओनली ड्रग है जिसको हम पैच की तरह यूज़ करते हैं, ट्रांसडर्मल पैच की तरह यूज़ करते हैं फॉर डिप्रेशन। फिर रिवास्टिगमिन को हम अल्जाइमर्स डिसीज़ में देते हैं। तो अल्जाइमर्स डिसीज़ में क्या होता है, पेशेंट को भूलने की बीमारी होती है, मतलब पेशेंट बार बार भूल जाता है। तो अगर हम उसको टैबलेट्स देंगे तो उसको टैबलेट्स लेना याद ही नहीं रहेगा, वो बार बार भूल जाएगा। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, पैच लगा देते हैं। तो पैच तो मतलब 10 से 15 दिन तक वहीं पे रहेगा, तो फिर पेशेंट कंप्लायंस बेटर रहेगा और ये कन्वीनियंट रहेगा एक तरह से। फिर उसके बाद क्या है, रोटीगोटीन का पैच होता है। ये किस लिए होता है, पार्किंसंस डिसीज़ में होता है। फिर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी पैच होता है, इसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में देते हैं। HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। तो आपको याद है जब मैं आपको ओरल रूट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि कुछ नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं जिनको हम ओरल रूट से नहीं देते क्योंकि उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। तो हम उसको जो एस्ट्रोजन वगैरह, प्रोजेस्टेरॉन, नेचुरल स्टेरॉइड्स, इसको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते क्योंकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। इसलिए हम इसको ट्रांसडर्मल पैच की तरह देते हैं क्योंकि ट्रांसडर्मल रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है,
तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, मतलब यार बस हाथ स्किन पे चिपकाना ही तो है, इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। फिर पेशेंट कंप्लायंस इज़ बेटर। फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ प्रोलॉन्ग, मतलब एक बार आप पैच लगा तो 10-15 दिन तक आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ड्रग अपने आप डिलीवर होता रहेगा। फिर सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं इसकी वजह से। एंड इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग। मैंने बताया था ना आपको कि जो ड्रग की डिलीवरी हो कांस्टेंट रेट से होंगी, इसकी वजह से ड्रग का जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है वो भी कांस्टेंट रहेगा। फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है बाईपास्ड, मतलब ड्रग डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में रहेगा, फिर ब्लड वेसल से सिस्टमिक सर्कुलेशन में रहेगा, तो लीवर क्या हो गया, बाईपास हो गया, इसलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये एक्सपेंसिव होता है, फिर लोकल इरिटेशन हो सकती है, फिर पैच में फॉल ऑफ अननोटिस्ड, मतलब पैच गिर सकता है और हमको पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा। तो ये था ट्रांसडर्मल रूट के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेलेशनल रूट्स। तो इनहेलेशनल रूट्स में क्या होता है, इसमें हम ड्रग को दो तरह से दे सकते हैं, मतलब एक तो सिस्टेमिक इफ़ेक्ट आएंगे और एक लोकल इफ़ेक्ट आएंगे। तो कब सिस्टेमिक इफ़ेक्ट आएंगे और कब लोकल इफ़ेक्ट आएंगे, ये डिपेंड करता है ड्रग के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ पे। तो अगर ड्रग के पार्टिकल की साइज़ ज़्यादा है तो लोकल इफ़ेक्ट आएगा, और कम है तो सिस्टेमिक इफ़ेक्ट आएगा। तो देखो यार, समझो ये आपकी ट्रेकिया है, आपकी ब्रोंका है, ये आपका लंग, इस तरह से। तो क्या होगा, अगर ड्रग के पार्टिकल की साइज़ ज़्यादा है तो वो पार्टिकल्स यहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, और उनका यहीं पे आपके ट्रेकिया पे इफ़ेक्ट आएगा। तो क्या हो गया, लोकल इफ़ेक्ट हो गया। वहीं पे अगर ड्रग के पार्टिकल्स की साइज़ कम है तो फिर वो कहाँ चले जाएंगे, आपके लंग में चले जाएंगे। लंग से फिर वो आपके जो लंग की जो अल्वेलाई होते हैं उनका वास्ट सरफेस होता है, और वहाँ से वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो ब्लड वेसल्स है अल्वेलाई के पास, उस ब्लड वेसल्स के थ्रू वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएंगे, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से फिर वो बॉडी में चले जाएंगे। तो जब पार्टिकल की साइज़ 2 to 5 माइक्रोन की होती है तो उसका लोकल इफेक्ट आता है, मतलब उसका ब्रोंकस पे इफेक्ट आएगा। और ब्रोंकस पे इफेक्ट के लिए हम कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, हम ब्रोंको डायलेटर्स यूज़ करते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट में। वहीं पे जब ये अल्वेओलाई के अगर सरफेस से ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टेमिक रूट में आ जाएगा। और सिस्टेमिक रूट के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, जनरल एनेस्थेसिया। और सिस्टेमिक इफेक्ट आने के लिए पार्टिकल की साइज़ कितनी चाहिए, लेस देन 2 माइक्रोन। अब हम ड्रग को एक तो पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं या फिर गैस के फॉर्म में दे सकते हैं। तो गैस के फॉर्म में हम क्या देते हैं, नेबुलाइज़र के थ्रू। आपने देखा होगा यार नेबुलाइज़र, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा कफ है तो उसको नेबुलाइज़र के थ्रू ड्रग दिया जाता है। तो क्या होता है, एक तरह से स्टीम फॉर्म में हम ड्रग को लेते हैं। वहीं पे ड्राई पाउडर फॉर्म में हम ड्रग किससे लेते हैं, एक तो रोटा एलर होता है और स्पिन एलर होता है। तो रोटा एलर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह का दिखता है, और स्पिन एलर कुछ ऐसे दिखता है। रोटा एलर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, रोटा एलर को हम यूज़ करते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट में। हम अस्थमा के ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि साल्ब्यूटामॉल, फॉर्मेट्रॉल और ब्यूटेसिनाइड। इसको हम इन ड्रग्स को हम रोटा एलर से लेते हैं। आपने देखा होगा यार, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वो रोटा एलर से ड्रग लेते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है इनहेलेशनल रूट के, तो वही कि क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, फिर डोज रिक्वायर्ड इज़ लेस सो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज मिनिमाइज्ड, मतलब जो डोज है वो कम चाहिए होता है, इसलिए टॉक्सिसिटी भी नहीं होती है ड्रग की। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, जो इरिटेंट वेपर्स है वो इन्फ्लेमेशन करा सकते हैं। फिर इन्फ्लेमेशन, इरिटेंट वेपर्स क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फ्लेमेशन कराएंगे। इन्फ्लेमेशन कराने की वजह से सिक्रेशंस बढ़ जाएंगे, और सिक्रेशंस बढ़ने की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। इसलिए हम इसको जो अस्थमा के पेशेंट्स है उसमें हम लोकल ड्रग्स नहीं दे सकते, क्योंकि उनका अस्थमा फिर और सीवियर हो जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज है। तो अब इनहेलेशनल रूट के बाद हम नेज़ल रूट देख लेते हैं। नेज़ल रूट बहुत ही छोटा टॉपिक है, मतलब तो नेज़ल रूट में क्या करते हैं हम, हमारी जो नोज़ है ना
नोज़ में ड्रग को देते, नोज़ में ड्रग को रख देते और नोज़ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे ड्रग एब्जॉर्ब होता है। तो देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज कैन रेडिली एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स। और इसमें भी वही डाइजेस्टिव यूसेज और लीवर बाईपास, मतलब लीवर में तो जाएगा ही नहीं, जीआईटी में जाएगा ही नहीं ड्रग, तो जीआईटी में अगर जाएगा ही नहीं तो फिर वो लीवर में भी नहीं जाएगा, इसलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ड्रग ही हम इसी रूट से दे सकते हैं। और वो कौन से ड्रग दे सकते हैं, जैसे कि GnRH अगोनिस्ट, कैल्सिटोनिन, डेस्मोप्रोसिन, सिर्फ ये कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स ही हम इस रूट से दे सकते हैं। अब नेज़ल और इनहेलेशनल में आप कंफ्यूज मत हो जाना। नेज़ल में हम क्या कर रहे हैं, ड्रग को हमारी नोज़ में रख रहे, वहीं पे इनहेलेशनल में क्या कर रहे हैं, हम सूंघ रहे ड्रग को। जैसे हम परफ्यूम वगैरह कुछ सूंघते हैं ना, तो वैसे हम ड्रग को सूंघते हैं एक तरह से। तो दैट्स ऑल अबाउट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।